प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के अंतर्गत फिरोज तुगलक के बारे में बात करेंगे। थट्टा में के निकट तगी का पीछा करते हुए विद्रोही तगी का पीछा करते हुए मोहम्मद तुगलक की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक तुगलक वंश का अगला शासक या सुल्तान बना। फिरोज तुगलक का जन्म पंजाब में 1309 में हुआ था और फिरोज तुगलक का पिता गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब थे। रज्जब ने अबोहर के राजपूत सरदार रणमल की पुत्री बीवी नायला से विवाह किया था और फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का विशेष स्नेह पात्र था। फिरोज का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की हर आज्ञा का पालन करता था और इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को नायब अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। क्योंकि 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा के निकट अचानक मृत्यु हुई और इस सिंध के इस विद्रोहियों और मंगोलों के शाही खेमों तक धावा बोलने के कारण परिस्थिति ऐसी बन गई कि यदि शीघ्र ही सुल्तान का चुनाव नहीं किया गया तो समस्या अत्यंत विकट हो जाएगी। इसलिए तुर्क सरदारों ने गड़बड़ी, अव्यवस्था व व्यग्रता को दूर करने के लिए तथा हतोत्साही सेना में उत्साह का संचरण करने के लिए फिरोज शाह से राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बाद फिरोज शाह ने सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। फिरोज तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसने सेना की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर वह दिल्ली की ओर रवाना हो गया। वह अभी सिंध से बाहर भी नहीं निकला था कि सुल्तान के प्रतिनिधि ख्वाजा जहां ने एक लड़के को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी घोषित कर उसे गद्दी पर बिठाने का निर्णय ले लिया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं था। इन परिस्थितियों में फिरोज की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। उसने मुल्तान में पहुंचकर सरदारों व मुस्लिम कानूनविदों से परामर्श लिया और सरदारों ने यह स्वीकार नहीं किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र है। मुस्लिम कानूनविदों ने ख्वाजा जहां के उम्मीदवार को नाबालिग होने के कारण अयोग्य ठहराया और वैसे भी इस्लामिक कानून में राजसत्ता में परंपरा प्राप्त अधिकार की कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात पिता के बाद उसके पुत्र को ही गद्दी प्राप्त होगी, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। बालक सुल्तान के पक्ष अत्यंत कमज़ोर होने के कारण ख्वाजा जहां फिरोज की शरण में आ गया, किंतु फिरोज ने उसे माफ़ भी कर दिया और उसे जागीर दी, जहां उसे एकांतवास में अंतिम दिन व्यतीत करने की आज्ञा दी गई। किंतु सुनाम और सामना के सेनापति शेर खां ने ख्वाजा जहां की हत्या कर दी और इस समय फिरोज चुपचाप बैठा रहा, जो कि उसकी दुर्बलता का प्रतीक है। अब फिरोज के समक्ष समस्या थी और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिल्ली सल्तनत की शक्तिहीनता और भ्रष्ट आचरण को समाप्त करना। उसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भ्रष्ट आचरण, विद्रोह बहुत अधिक बढ़ गए थे। किसानों और अमीरों में असंतोष उभर रहा था।
साम्राज्य विघटन की समस्या से जूझ रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से उलेमा वर्ग भी असंतुष्ट था। मोहम्मद बिन तुगलक की नई प्रयोगात्मक नीतियों के कारण, बद इंतजामी के कारण खजाना तकरीबन खाली हो चुका था और नया सुल्तान अक्षम था। वह कमज़ोर, विचलित होने वाला और लगातार मेहनत करने में असक्षम था। उसमें उत्तम सेनापति के आवश्यक गुणों का अभाव था। उसने साम्राज्य के खोए हुए प्रांतों को पुनः प्राप्त करने में कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सैनिक कार्यों के रूप में वह बहुत असफल रहा। अपने आक्रमणों के समय संकटपूर्ण क्षणों में जब जब वह जीतने के करीब होता था, तब तब वह अपने सहधर्मियों के रक्तपात से बचने के लिए वहाँ से लौट पड़ता था। पूर्व में बंगाल का स्वतंत्र शासक हाजी इलियास, जिसने शमशुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण कर ली थी, उसने विभिन्न दिशाओं में अपने राज्य की सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी। दिल्ली राज्य की सीमाओं का भी उसने उल्लंघन किया। इस पर 70,000 घुड़सवारों को लेकर 1353 की नवंबर में फिरोज शाह दिल्ली से उसे पीछे हटाने के लिए रवाना हुआ। उसके आने की सूचना मिलते ही इलियास इगदाला का दुर्ग में लौट गया, जो पांडुआ से शायद 10 या 12 की दूरी पर था, लेकिन दिल्ली की सेना ने उस पर आक्रमण कर पराजित किया। किंतु फिरोज ने अपनी कठिनाई से प्राप्त विजय का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वह बंगाल को अपने साम्राज्य में बिना मिलाए दिल्ली 1354 में लौट आया। उसके अपमानजनक तरीके से पीछे हटने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत कमज़ोर हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि वह दुर्ग में स्त्रियों के रोने और कराहने से द्रवित होकर लौट गया। कुछ लोगों का मानना था कि वर्षा ऋतु से आरंभ होने वाली विपत्तियों से डरकर वह वापस लौट आया। कुछ वर्षों में फिरोज ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुनः प्रयास किया और इसके लिए उसे बहाना भी मिला जब पूर्व बंगाल के फखरुद्दीन मोहम्मद शाह के दामाद जफूर खान ने सोनार गांव से समुद्र मार्ग द्वारा भागकर बंगाल के शासक के अत्याचार के विरुद्ध दरबार में उससे शिकायत की। वीर एवं योग्य शासक शमशुद्दीन इलियास की मृत्यु से फिरोज बंगाल के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने 1359 में विशाल सेना के साथ वह इलियासी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह के विरुद्ध अभियान में आगे बढ़ा। गोमती के किनारे जुफराबाद में वह 6 महीने ठहरा और अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौन की स्मृति में वहाँ उसने जौनपुर नगर की नींव रखी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो कि फखरुद्दीन जौन कहलाता है, उसकी स्मृति में जौनपुर नगर उसके द्वारा बसाया गया। वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद उसने बंगाल की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। सिकंदर शाह के भेजे गए मित्रता के संदेशों को नज़रअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ा। सिकंदर अपने पिता का अनुकरण करते हुए एक दला के किले में जा छुपा। दिल्ली की सेना ने दुर्ग का घेरा डाला। बंगाल की सेना ने गढ़ की रक्षा की, तब तक रक्षा की जब तक वर्षा ऋतु नहीं आ गई, और वर्षा ऋतु के आने के बाद उसका पक्ष मजबूत हो गया और शाही सेना की सुरक्षा के लिए कोई सहायता नहीं आ पाई, जिसके कारण सिकंदर ने अच्छी शर्तों के साथ सुल्तान से समझौता किया और पुनः उसका बंगाल अभियान का जो आक्रमण था वह पहले की ही तरह निष्फल सिद्ध हुआ। दिल्ली लौटने के शीघ्र बाद फिरोज ने नगरकोट की ओर गया और इस नगरकोट के किले को
1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था और उसी के शासनकाल में यह अंतिम समय में दिल्ली के अधिकार से निकल गया। नगर पहुंचकर वह 6 महीने तक किले का घेरा डाले रहा। 6 महीने बाद नगर कोट के शासक के क्षमा मांगने के बाद फिरोज़ तुगलक ने उसे माफ़ किया। फिरोज़ तुगलक को यहाँ पर विभिन्न विषयों पर संस्कृत की 300 पुस्तकें मिली। खालिद खानी नामक राजकवि और दलाइले फ़िरोज़ शाही के नाम से उसकी पुस्तकों को उसने फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया। 1361-62 में फिरोज सिंध विजय के कार्य के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि 11 वर्ष पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह सिंध का प्रांत अलग हो गया था। 90,000 घुड़सवार और बहुत सारे पैदल सैनिकों और 480 हाथियों और हजारों नावों को लेकर वह सिंध के जाने के लिए राजधानी ठट्टा की ओर बढ़ा। सिंध के शासक जाम बाबनिया ने उसका सामना करने का निर्णय लिया और 20,000 घुड़सवारों और 4 लाख पैदल सैनिकों से उसने एक सेना का भी निर्माण किया। और इसी समय संक्रामक पशु रोग फैल जाने से दिल्ली की सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी। रोग के कारण उसकी 3/4 सेना का अंत हो गया। पुनः सेनापति नए सैनिकों की भर्ती के लिए गुजरात लौटा, पर विश्वासघात के कारण कच्छ के मैदान में ही वह भाग गया। और इसी बीच उसके योग्य मंत्री खाने जहां मकबूल ने दिल्ली से एक और सेना भेजी। उन परिस्थितियों में सुल्तान ने पुनः सिंध पर आक्रमण किया और उसे संधि करने के लिए बाध्य किया। और इस संधि के परिणाम स्वरूप सिंध के शासक ने सुल्तान को प्रतिवर्ष कई लाख टके कर के रूप में देना स्वीकार किया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सिंध इस प्रकार सिंध आक्रमण में हालांकि उसने कोई बहुत ज़्यादा सैनिक योग्यता या व्यूह रचना की कुशलता का परिचय नहीं दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिरोज़ के शासनकाल में कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुए। उसके राज्य की सीमाएं विशाल सेनाओं और सुल्तान के शुभ चिंतकों के अधीन सुरक्षित रहीं। फिरोज़ ने दक्षिण के शासकों को अपने अधीन लाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। उसके अधिकारियों ने उसे दौलताबाद पर आक्रमण करने के लिए कहा तो शमशे सिराज ने के अनुसार उसने यह कहा कि मैं इस्लाम धर्म के लोगों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार फिरोज़ तुगलक, जो कि एक कमज़ोर सेनापति माना जाता है, उसकी इन राजनीतिक युद्धों के बारे में हमने आज अपने इस टॉपिक के अंतर्गत बात की। इसके बाद हम उसकी अन्य उपलब्धियों व उसके द्वारा किए गए अन्य कार्यों के बारे में अपने अगले लेक्चर में बात